हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग WB बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी का जो सिलेबस है उसमें से कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, जो कि एक गज़ल है और यह गज़ल दुष्यंत कुमार त्यागी जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गज़ल का अर्थ होता क्या है। आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि अरे भाई ये गज़ल क्या है। अब तो गज़ल का अर्थ होता है, आप लोगों ने शायरी सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे शायरी के समूह को गज़ल कहते हैं, यानी कि एक गज़ल में ना बहुत सारे शायरी उपस्थित होते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं ना, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, जो कि एक गज़ल है। तो इस गज़ल में भी 7 शायरी है, ठीक है। हम लोगों को 7 शायरी को समझना पड़ेगा कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इस गज़ल को कंप्लीट करने के लिए। तो अब गज़ल का अर्थ आप लोगों को समझा दिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है कि ये जो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, जो कि एक गज़ल है, यह गज़ल ना एक गज़ल संग्रह से लिया गया है, जिस गज़ल संग्रह का नाम है साए में धूप, जो कि दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने ही लिखा था। तो गज़ल का मतलब आप लोगों को समझा दिए। बहुत सारे गज़लों के समूह को गज़ल संग्रह कहते हैं। तो गज़ल संग्रह का मतलब होता है कि बहुत सारे गज़लों के समूह को गज़ल संग्रह कहते हैं, यानी कि गज़ल संग्रह में बहुत सारे गज़लें उपस्थित होते हैं और हर एक गज़ल में बहुत सारी शायरी उपस्थित रहती है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि ये जो दुष्यंत कुमार त्यागी जी जो है ना, उन्होंने एक गज़ल संग्रह लिखा था, जिस गज़ल संग्रह का नाम है साए में धूप। और इसी गज़ल संग्रह साए में धूप से ही कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए गज़ल लिया गया है। यानी कि जो गज़ल संग्रह है दुष्यंत कुमार जी के, जिसका नाम है साए में धूप, उस गज़ल संग्रह में बहुत सारे गज़लें हैं और उसी में से एक गज़ल है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, जो कि यहाँ पे लिया गया है और उसी को आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों को पता ही है कि कवि परिचय रहता है हर कविता में, और ये तो गज़ल है, तो इनके जो गज़लकार या फिर आप कवि समझिए जो हैं दुष्यंत कुमार जी, उनका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो आप लोग अपना अपना किताब खोल के रखिए और हम इम्पॉर्टेंट जो है मार्क कर दिए हैं, एक बार समझा दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कवि परिचय से और लेखक परिचय हुआ, ये सबसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कवि परिचय। तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यह गज़ल है जो कि दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने लिखा था। चलिए इनका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो तो सारा हम मार्क कर दिए हैं, एक बार आप लोग को बता देते हैं। उनका नाम दुष्यंत कुमार जी जो है, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग इतने सालों से एग्ज़ाम देते हुए आए हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे करके आते हैं। जैसे कि कोई कहानी का नाम दे दिया और पूछा जाएगा कि ये किस लेखक ने लिखा है इस कहानी को। चाहे कोई कविता का नाम दे दिया और कवि का नाम पूछ लिया गया कि ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर आप लोग करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए किस कवि द्वारा लिखा गया है, या फिर किस गज़लकार ने लिखा है। तो आपका आंसर होगा दुष्यंत कुमार जी ने, ठीक है। तो उनका नाम आप पहले याद रखिए। उसके बाद आप लोगों को उनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। उनके पिता का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, माता पिता का नाम, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी। उसके बाद है उच्च मतलब विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पे उच्च शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये सब है, इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि दुष्यंत कुमार एक लोकप्रिय हिंदी गज़लकार थे और दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम यानी कि पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। ठीक है, उन्होंने 10वीं कक्षा से कविता लिखना शुरू कर दिया था। ये जो 3 हम बताए क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि दुष्यंत कुमार जी जो है वो कौन थे, तो वे एक हिंदी गज़लकार थे। दुष्यंत कुमार जी का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी जी था और उन्होंने कब से कविता लिखना शुरू किया था, तो उन्होंने 10वीं कक्षा से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और उनका जो ये है जैसे कि उनका जो लिखा है ना, उन्होंने क्या क्या लिखा है, जो कविताएं उन्होंने लिखा है, कविता काव्य संग्रह, हाँ, और फिर काव्य संग्रह हो गया और फिर गज़ल संग्रह। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उन सभी का नाम, पर्टिकुलर नाम दे देगा आप लोगों को और पूछा जाएगा कि ये काव्य संग्रह या फिर यह गज़ल संग्रह किन्होंने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को इसीलिए इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हर एक कवि के द्वारा लिखी रचनाएं जो उन्होंने लिखी है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, गज़ल संग्रह क्यों ना हो, या काव्य संग्रह क्यों ना, या कहानी संग्रह ही क्यों ना हो। ठीक है, और है एक उनका मृत्यु, ओहो ये वाला नहीं, उनकी मृत्यु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, हम मार्क कर दिए हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और लेके अपने अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कवि परिचय और लेखक परिचय से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये जो गज़ल है यानी कि कहाँ तो तय था चिरागा रे घर के लिए, इस गज़ल में क्या बताया गया है, किस टॉपिक को लेके पढ़ाया गया यानी कि बताया गया है, उसको बता देते हैं पहले। उसके बाद जो इसमें जो 7 शायरी हैं इस गज़ल में, उसको एक एक करके पढ़ेंगे या समझेंगे। ठीक है, तो आपको फिर बता रहे हैं कि ये जो गज़ल है कहाँ तो तय था चिरागा रे घर के लिए, ये साय में धूप गज़ल संग्रह से ली गई है और ये जो गज़ल संग्रह है यह दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने ही लिखी, उनसे ही रचित है या फिर उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो इस गज़ल संग्रह में राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है वो सब बताया गया, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, वो सब के बारे में, समाज में भी जो कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार जो कुछ चल रहा है ना, ये सब के बारे में बताया गया है। और इस भ्रष्टाचार को खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। तो इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र क्या है कि जो भी भ्रष्ट नेताओं द्वारा जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई है ना, जिन व्यवस्थाओं से जनता को किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है, उल्टा उन्हें और कष्ट हो रहा है, उन व्यवस्था को खारिज करना, उनके प्रति आवाज़ उठाना। ठीक है, इस सब चीज़ को और विकल्प की तलाश यानी कि कैसे उन सब चीज़ों को, उन सब व्यवस्थाओं को बदला जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, इन सब चीज़ों का, ये सभी चीज़ इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस गज़ल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत की आज़ादी के वक्त जिस खुशहाल भारत का सपना देखा गया था या फिर दिखाया गया था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है ये बात कि भारत का जो आज़ादी हुआ उस समय ना जनता को बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने लोक लुभावने सपने दिखाए थे कि हर एक घर में सुख सुविधाएं, हर तरह की सुख सुविधाएं क्या करी जाएगी, दी जाएंगी, प्राप्त कराई जाएंगी। ठीक है, जनता के हर एक अधिकार को उन्हें दिलाया जाएगा, लेकिन वह सिर्फ एक वादा ही रह गया, वह सिर्फ एक सपना जो दिखाया गया था वह सपना ही बनकर रह गया है। ठीक है, यहाँ अभी भी लोग मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित है। वंचित का अर्थ है कि उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
जो सुख सुविधाएं हैं अभी भी जनता को अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है। देश के विकास का दायित्व जिनके कंधों पर था, किनके कंधों पर था? जो नेता थे, ठीक है, उनके कंधों पर ही था ना देश का विकास। तो वो जो नेता है वो अभी भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए हैं, वो अभी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, ना कि जनता की भलाई सोचते हैं, ठीक है। आम व शोषित जनता, जो भ्रष्ट नेता है आम जनता के ऊपर शोषण कर रही है, उन्हें उनके ऊपर शासन जता रही है, उन्हें शोषित कर रही है। वो जो जनता है ना, शोषित जनता, वो क्या हो रहे हैं, अब अभाव में भी जीने के आदी बन गए हैं। कहने का मतलब यह है कि, कहने का भाव यह है कि वो जो जनता है अब उन्हें यह विश्वास हो गया है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये जो व्यवस्था जो बनाई गई है भ्रष्ट नेताओं के द्वारा, यह बदला नहीं जा सकता है। इस व्यवस्था को वे बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, अब अभाव में भी, परेशानियों में भी जीने के आदी बन गए हैं और उन्होंने नेताओं के खिलाफ विरोध करना छोड़ दिया है, जो कि शासक वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। अब तो ये आप मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग कि जैसे कि जो जनता है, ठीक है, वो लोग विरोध नहीं करें नेताओं के प्रति। नेता लोग तो यही चाहेंगे ना, जो भ्रष्ट नेता है वो लोग क्या चाहेंगे कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, कोई कुछ भी ना बोले। क्योंकि अगर जनता विद्रोह करने लग जाएंगी अपने अधिकार को लेकर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेताओं के हाथ से, जो कि सत्ताधारी लोग हैं, उनके हाथ से क्या सत्ता चली जाएंगी, उनके हाथ से पावर जो है उनके पास, देश को चलाने का या जो भी करने का, वो जो पावर है, जो सत्ता है उनके हाथों में, वो जो पद उन्हें प्राप्त हुआ है वो उनसे छीन लिया जाएगा, ठीक है, वो उनके पास और नहीं रहेगा। तो ये जो जनता विरोध नहीं कर रही है, ये क्या हो जा रहा है, नेताओं के लिए और भी अच्छा हो जा रहा है। उनकी परेशानी कम हो जा रही है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि जनता ही अब विरोध करना छोड़ दी है। जनता ही अब अभाव में भी जी ले रहे हैं, वो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि कवि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। जो दुष्यंत कुमार जी हैं, वह अपने गज़ल, ये जो कहावत होता है चिरागा हरे घर के लिए, इस गज़ल के द्वारा लोगों को क्या करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं उनके अधिकारों के प्रति, ताकि जो सत्ताधारी लोगों से जो आम जनता है वो अपना हक ले सके, ताकि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो सत्ताधारी लोगों से अपना हक मांग सके, ले सके, ठीक है। एक सुखी और समृद्ध भारत कवि का सपना है। उनका सपना क्या है, भारत देश को एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में देखना, और जहाँ पर हर आदमी प्रेम के साथ, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, इन्हीं सब बातों के बारे में कवि ने व्यंग करते हुए हर एक शायरी में बताया है। तो चलिए, अब जो 7 शायरी है इस गज़ल में, यानी कि कहा तो तहता चिरागा हरे घर के लिए जो गज़ल है, इसमें कुल 7 शायरी है, उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए 7 शायरी है क्या। ठीक है, ये है 7 शायरी आप लोगों का, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए, अब पहला शायरी जो है उसको देखते हैं। पहला शायरी हम लोगों का, कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो पहले हम यहाँ बता रहे हैं, कुछ कुछ का अर्थ यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर है क्या ये। कहाँ तो तय, कहाँ यहाँ पे जो कहते हैं ना, उसका मतलब है तो तय था। तय मतलब क्या, वो निश्चित है, वो चीज़ होके रहेगा। चिरागा का अर्थ होता है यहाँ पे, चिरागा जो है इसका अर्थ है
सुख सुविधाएं। आप लोग अपने अपने बुक तो खोल के रखे ही होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए, वहाँ साइड में लिख लीजिए। चिरागा का अर्थ है सुख सुविधाएं। हर एक घर के लिए, तो यहाँ पे क्या कहा, तो तय था, कहा गया था, यह निश्चित है कि हर एक घर के लिए क्या की जाएगी, सुख सुविधाएं दिलाई जाएंगी। तय है, हर घर में सुख सुविधाएं प्राप्त करी जाएंगी। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि कहा गया था, आम जनता को कहा गया था कि हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी, लेकिन अब तो एक शहर के लिए भी, यहाँ पे शहर दिया है ना, एक शहर के लिए भी, एक शहर के घर, यानी कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक घर, यानी कि यहाँ पे पूरे देश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो पूरे देश में जो सुख सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो एक शहर के लिए भी, एक शहर के लिए भी, महेश्वर का मतलब होता है यहाँ पे उपलब्ध। ठीक है, चिराग का अर्थ होता है, आपको बता ही रहे, सुख सुविधाएं। तो यहाँ पे कहाँ चिराग यानी कि सुख सुविधाएं, महेश्वर मतलब होता है उपलब्ध नहीं है एक शहर के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ादी के समय बड़े बड़े नेता जो हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने जनता से वादा किया था कि पूरे देश में हर एक घर में सुख सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी, लेकिन अब तो एक शहर के लिए भी, एक शहर के लोगों यानी कि शहर के हर एक घर में भी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस पंक्ति में यही बताया गया है कि जो नेता है उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वह वादा सिर्फ वादा ही रह गया, उन्होंने कभी पूरा नहीं किया उन वादों को। अब दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं, शायरी समझते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ पे दरख्तों का मतलब होता है यहाँ पे पेड़। दरख्तों का मतलब यहाँ पे हो जा रहा है पेड़। तो हम लोग को पता है कि पेड़ के साए में, छाए जो होता है, पेड़ के छाए में हमें क्या लगता है, ठंडक मिलती है ना, हमें छाया मिलता है ना, या कि धूप ही लगता है, नहीं लगता है धूप। तो यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि पेड़ के छाए में तो हमें ठंडक लगनी चाहिए, हमें आराम महसूस करना चाहिए ना, लेकिन हमें अभी भी धूप लग रही है। कहने का तात्पर्य है कि भ्रष्ट नेताओं के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, उन व्यवस्थाओं से भी हमें किसी भी प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का आराम महसूस नहीं हो रहा है। अब फिर भी हमें क्या हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, धूप लग रही है, हमें अभी भी यहाँ पे उनकी व्यवस्थाओं के छाँव में भी हमें क्या हो रहा है, धूप लग रहा है, हमें उनकी व्यवस्थाओं के छाँव में भी कष्ट महसूस हो रहा है। फिर वह कहते हैं कि चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। फिर वह कहते हैं कवि आम जनता को कि चलो यहाँ से चले जाते हैं उम्र भर के लिए, क्योंकि यहाँ के जो नेता है वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और इनके द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है उससे हमें और कष्ट हो रहा है, ना कि कोई सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है। ठीक है, यही बताया गया दूसरी शायरी में। अब तीसरा नंबर शायरी जो है उसको पढ़ते हैं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो ना हो कमीज, कमीज का अर्थ आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। कमीज का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक है, कमीज का अर्थ होता है कपड़ा। पाँव से पेट ढक लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो पाँव मोड़ के बैठते हैं ना, वैसे ये लोग कितने मुनासिब। मुनासिब का अर्थ होता है, मुनासिब का अर्थ होता है यहाँ पे काबिल होता है ना, यह बहुत काबिल है इस काम के लिए, ये इंसान बहुत काबिल है, हम लोग बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये लोग कितने मुनासिब, कितने काबिल है इस सफ़र के लिए। चलिए इसको समझाते हैं एक बार आप लोगों को कि इसका अर्थ क्या है, इस शायरी का अर्थ क्या है, इसको आप लोग पहले समझिए।
चलिए इस शायरी को हम समझाते हैं आप लोग। हाँ, उपरोक्त पंक्ति में कवि समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो हर परिस्थिति में जीने के आदी हो गए हैं। जो आम जनता है वह अब क्या होगा, उनको अब विश्वास हो गया है कि ये जो व्यवस्था है, भ्रष्टाचार नेता द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है, अब यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। चाहे आम जनता कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। इसीलिए अब वो क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उन्हीं परिस्थिति में वह जी रहे हैं, जीने के आदी बन गए हैं। ठीक है। और ये जो एक हम आपको बताएं कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। आम जनता के पास कमीज पहनने को कपड़ा ना हो, अभाव रहे उनके पास, फिर भी वो क्या करेंगे, पाँव मोड़ के अपने पेट को, अपने शरीर को ढक लेंगे, लेकिन जनता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें अब ये विश्वास हो गया है कि यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए का यहाँ पे अर्थ है कि देखिए, यहाँ पे जो जनता है वह हर परिस्थिति में जीने की आदी बन गई है। ठीक है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, वो क्या कर रहे हैं, उसी में जी ले रहे हैं, और वह विद्रोह नहीं कर रहे हैं, वह नेता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और ये जो चीज़ है, यह भ्रष्ट नेता शासक वर्ग के लिए बहुत ही योग्य है, क्योंकि वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं और शासक वर्ग को भी यह कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर जनता हर परिस्थिति में जी ले रही है, उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर रही है, जो सत्ताधारी शासक है, जो नेता है, उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए, तो ये लोग कितने काबिल है, जो शासक वर्ग है उनके लिए, ये जो जनता है जो कि हर परिस्थिति में जीने के आदी बन गए हैं, कितने काबिल है शासक वर्ग के लिए कि ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, जैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो जी लेते हैं और शासक वर्ग के विरोध ना करके उनके लिए किसी प्रकार का परेशानी को नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस शायरी में इसी को बताया गया है। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर जो शायरी है उसको समझते हैं। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा मतलब आपको पता है ईश्वर, नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब मतलब आपको पता है सपना, ख्वाब का अर्थ होता है सपना, आप लोगों को पता ही है। कोई हसीन नज़ारा, हसीन मतलब कि बहुत अच्छा सा, नज़ारा व्यू, दृश्य, दृश्य होता है नज़ारा का मतलब, तो है नज़र के लिए, आँखों के लिए। तो इसको हम समझाते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान में परिस्थितियों को बदल नहीं सकते या उनके बातों का शासक वर्ग पर कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है कि कवि कह रहे हैं कि जो लोग हैं, जनता है, आम जनता है, वो वर्तमान की परिस्थिति को बदल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, जनता कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बातों का शासक वर्ग के ऊपर कोई भी असर, किसी प्रकार का असर या बदलाव नहीं दिखने को मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, कवि कहते हैं कि अगर ईश्वर इंसान की मन चाहे मुरादों यानी कि जैसे कोई प्रार्थना जो बोलते हैं ना हम लोग, इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कम से कम वह सपनों में ही सही कुछ मन चाहे सुंदर दृश्य या नज़ारे देखकर खुश तो हो सकता है। यहाँ कवि का मानना है कि हम लोग वर्तमान में परिस्थिति को नहीं बदल पा रहे हैं और ईश्वर भी हमारे कोई इच्छा या प्रार्थना को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपने सपने तो देख सकते हैं ना, अच्छे अच्छे सपने, दृश्य तो देख सकते हैं ना, देख, और ये सपने ही देखकर हम खुश हो सकते हैं, हमें खुश होने की एक वजह तो मिल सकती है ना। कहने का भाव यह है कि इंसान को सपने अवश्य देखना चाहिए, भले वो पूरे हो या ना हो। ठीक है, तो इस शायरी को हम समझा दिए। अब है 5वां नंबर, जो कि ये वाला है।
ये वाला, ठीक है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड है मुतमईन। तो मुतमईन का अर्थ होता है किसी स्थिति, मानो कोई स्थिति है, उस स्थिति से, चाहे वो स्थिति कोई गलत क्यों ना हो या सही क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो या सही क्यों ना हो, जो मनुष्य है उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है और भरोसा कर लेता है कि यह स्थिति अब बदलने वाली नहीं है, तो क्या करता है, उसी से तसल्ली कर लेता है। जो स्थिति रहती है उसी को वो अपना लेता है, उसी को कहते हैं मुतमईन। वे मुतमईन है, तो यहाँ पे वे किसे कहा जा रहा है, आम जनता को। आम जनता को यह विश्वास हो चुका है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर यहाँ पे नेताओं, भ्रष्ट नेताओं को कहा जा रहा है कि पत्थर जो है पिघल नहीं सकता, मतलब कि आम जनता जो है वो बदल नहीं, आम जनता चाहे कुछ भी कर ले, जो शासक वर्ग है, जो नेता है, वो बदल नहीं सकते, या उनके द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है वो बदल नहीं सकती है। यही चीज़ को क्या कर लिए हैं, आम जनता ने विश्वास कर लिया है, अपने मन को समझा लिया है कि जो पत्थर है, जो शासक वर्ग है, वो लोग बदल नहीं सकते, उनके द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है वो बदल नहीं सकती है। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मैं यहाँ पे कवि है, कवि बेकरार है आवाज़ में असर के लिए। वह बेकरार है कि कब आम जनता शासक वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाए और विद्रोह करे, ताकि, और इस चीज़ के लिए कवि भी बहुत बेकरार है कि कब आम जनता नेताओं के प्रति, भ्रष्ट नेताओं के प्रति आवाज़ उठाए और अपने अधिकार के प्रति लड़े, ठीक है। उसको और एक बार अच्छे से आप लोगों को समझा देते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि गरीब व शोषित वर्गों को विश्वास हो चुका है कि हम कुछ भी कर ले, लेकिन इन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन मेरे अंदर, अर्थात कवि के अंदर, इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी है। कवि को बेचैन है कि कब ये परिस्थिति बदले, कब लोगों को, कब आम जनता को उनका अधिकार प्राप्त हो, उनके हर एक घर में सुख सुविधाएं प्राप्त हो। कवि कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ में दम होगा, तो यह परिस्थितियाँ अवश्य बदलेगी, ठीक है। तो कवि क्या चाहते हैं कि आम जनता सब मिलकर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ विद्रोह करे, और हमारे विद्रोह में, हमारे विद्रोह के आवाज़ में जो दम होगा, वो दम से पक्का क्या होगा कि जो परिस्थितियाँ है बदलने पर मजबूर हो जाएंगी। जो भ्रष्ट नेता है उन्हें इन व्यवस्थाओं को बदलना, इन परिस्थितियों को बदलना ही पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि आम आदमी को यह विश्वास हो गया है कि अब परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती है, लेकिन कवि बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लोग एक साथ मिलकर इस व्यवस्था और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और फिर देखिए कैसे बदलाव आएगा और यह व्यवस्था कैसे बदल जाएगी। कवि का यह व्यंग उन लोगों पर है जो मान बैठे हैं कि परिस्थितियाँ बदल नहीं सकती, ठीक है। जो शायरी है ये उन आम जनताओं के लिए है जो यह मान लिए हैं कि नेता लोग का जो बनाए गए जो व्यवस्था है वह कभी बदलने वाली नहीं है। अगर वो विद्रोह करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो जो नेता है उन्हें मजबूरन उन जनताओं को उनका अधिकार दिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब है 6th नंबर जो है, 6वां नंबर जो है शायरी, उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो तेरा निज़ाम है, निज़ाम का अर्थ होता है यहाँ पे, ये जो निज़ाम है ना, इसका अर्थ होता है वो जो राज बोलते हैं, जैसे कि इनका राज चल रहा है यहाँ पे, इस राजा का राज चल रहा है, चाहे इस नेता का राज चल रहा है यहाँ पे, तो निज़ाम का अर्थ होता है राज, ठीक है। सिल दे, आप लोग को पता ही है, किसी चीज़ को सिल कर देना, बंद कर देना। जुबान, किनकी जुबान? शायर की जुबान। जो यहाँ पे कवि है, जो शायर है, उनकी जुबान को यहाँ पे है
तेरा निज़ाम यहाँ की तुम्हारा राज है। नेता, यहाँ पे नेताओं कहा जा रहा है कि तुम्हारा राज है, तुम चाहो तो सिल दो जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। चलिए आज अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और एक यहाँ पे वर्ड है एहतियात, जिसका अर्थ है सावधानी। कोई भी काम बहुत बड़ी ही सावधानी से करना। बहर का अर्थ है छंद, पल या इस छोटा सा समय, इस समय के लिए या इस पल के लिए या इस छंद के लिए, ठीक है, जो बहर है इसका अर्थ है। तो अब चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस शायरी में बताया क्या है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब भी कवि या लेखक शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो शासक वर्ग कवि के जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो शायर है या जो कवि है, ठीक है, जब आम जनता को जागरूक करने के लिए कुछ लिखते हैं, ठीक है, या कुछ कहते हैं, लिखते हैं, तो लिखते हैं वो लोग कवि हैं, वो कविताएं लिखते हैं, शायर जो है शायरी लिखते हैं, तो वो लोग लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं शासक वर्ग लोग, क्या करते हैं वो लोग कवि के शायर के आवाज़ को दबाने की, बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, जनता जागरूक न हो पाए। और कवि की अभिव्यक्ति पर रोक भी लगाने की कोशिश करते हैं या फिर लगा भी देते हैं। तो कवि की अभिव्यक्ति यानी कि कवि क्या काम करते हैं, वो कविताएं लिखते हैं, जो लेखक है वो कहानी लिखते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं शासक वर्ग लोग कवि का जो लिखा हुआ रहता है वो सब आने ही नहीं देते हैं, पब्लिश ही नहीं होने देते, उन सब क्या कर देते हैं, वो रोक देते हैं, ठीक है, उनकी अभिव्यक्ति को ही रोक देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर दें या मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन सकते हैं। मेरा जो अभिव्यक्ति है, मैं जो काम करता हूँ कविताएं लिखकर, शायरी लिखकर, उस अभिव्यक्ति को, उस काम को क्या मुझसे छीन ले। तो इनका क्यों छीने, क्योंकि जो नेताएं हैं, जो भ्रष्ट शासक है, ये सब इनकी जो कविताएं हैं, शायरी जो है, जो या फिर जो कहानी है, ये क्या हो रहा है, इन सब से लोग जागरूक हो सकते हैं, हाँ, और जागरूक होकर क्या कर लेंगे, विद्रोह कर देंगे। तो इसी डर से क्या करते हैं शासक वर्ग, इनकी अभिव्यक्ति जो है उन सबको छीन लेते हैं। कवि खुद कहते हैं कि गज़ल के छंद लिखते वक्त भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें भी सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमें ऐसा कुछ हम ना लिख दें ताकि हमारी अभिव्यक्ति हमसे छीन ली जाए, ठीक है। कवि जिस उद्देश्य से गज़ल लिख रहे हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य भी पूरा हो, पर उन्हें भी बहुत सावधानी के साथ गज़ल लिखना पड़ता है, ठीक है। वो एक तरफ वो चाहते भी हैं कि लोग जागरूक हो जाएं, बट उन्हें एक तरफ ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं शासक वर्ग हमसे हमारी अभिव्यक्ति छीन ना ले। कवि इस गज़ल में यह बताते हैं कि किस प्रकार शासक वर्ग अपने खिलाफ आवाज़ को दबाते हैं और रोक देते हैं। उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए जाते हैं, उन आवाज़ों को शासक वो क्या करते हैं, रोक देते हैं, उन आवाज़ों को दबा देते हैं। तो चलिए अब और एक लास्ट शायरी बचा हम लोगों का, 7वां नंबर शायरी, ये वाला, हाँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ आप लोग को हम बता देते हैं। एक है गुलमोहर, तो गुलमोहर का अर्थ होता है स्वाभिमान व आत्मसम्मान, ठीक है। गुलमोहर का जो अर्थ है, इसका अर्थ है, गुलमोहर का अर्थ है, आप लोग लिख लीजिए अपने अपने बुक में, स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान।
ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है, जिए तो अपने बगीचे में, बगीचे यहाँ पे अपने घर बताया गया है। यहाँ पे जो बगीचा है वह अपने घर, अपना घर में, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पे वो कवि कह रहे हैं कि अपने घर में हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जिए, और मरे भी ना तो इस स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए ही दूसरों के गली में, ठीक है, मरे, लेकिन अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कभी ना छोड़े। हम अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए अगर हमें अपना जीवन का त्याग भी करना पड़े तो हमें अपना जीवन त्याग देना चाहिए, लेकिन अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हम समझाते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम बोल रहे हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान चली भी जाए तो जाए, वो भी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अगर हमारी जान भी त्यागनी पड़े हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जान को, अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, और अगर कभी हमारी जान पर भी बात आ जाए तो हमें अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए, लेकिन बिना आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ नहीं जीना चाहिए। ठीक है, तो कवि का मानना यह है कि हर इंसान को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे जो शायरी है, 7 शायरी, वो ख़त्म हो गया है, यानी कि ये जो गज़ल है, कहाँ तो तैता चिरागा रे घर के लिए, यह गज़ल ख़त्म हो गया। इस गज़ल से हमें क्या संदेश, यानी कि क्या सीखने को मिलता है, वो थोड़ा सुन लीजिए। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है और गलत व्यवस्था के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि व्यवस्थाओं में जो बुराई है वह बदली जा सके। और हमें यह भी सिखाते हैं, और कवि हमें यह भी सिखाते हैं कि जब तक हम जिए तब तक आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान के साथ जिए। ठीक है, तो हमें जो कवि हैं यही सिखाना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो था गज़ल के ऊपर, कहाँ तो तैता चिरागा रे घर के लिए, ये ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे कविता कहानी को लेकर, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।